इस फिल्म की शुरुआत एक बहुत ही खूबसूरत कपल टिम और ओलिविया से होती है। मूवी की शुरुआत में इनके कुछ फ्लैशबैक दिखाए जाते हैं जिसमें हम ये जान सकते हैं कि ये दोनों आपस में बहुत ज्यादा मोहब्बत करते थे, मगर क्योंकि हाल में ही ओलिविया का मिसकैरेज हुआ था जिसके चलते इन दोनों के रिलेशनशिप में काफी मसाइल पैदा हो गए थे। ओलिविया जो कि इस चीज से बहुत ज्यादा टूट चुकी थी, वो इस ट्रॉमा से बाहर निकलना चाहती है और वो इस इंसिडेंट के बारे में डिस्कशन करना चाहती है, लेकिन वहाँ पर टिम अपनी गेम को लेकर हर वक्त बिजी रहता है। इसके बाद टिम और ओलिविया बिल्डिंग से बाहर लंच के लिए जा रहे होते हैं, जहां पर हमें ये मालूम होता है कि इनकी बिल्डिंग में पिछले 3 मंथ से रेनोवेशन का काम चल रहा था और इस बिल्डिंग की रेनोवेशन एक फ्रीडमैन नामी शख्स कर रहा होता है और उनको बताता है कि आज फाइनली इस बिल्डिंग का काम मुकम्मल हो जाएगा। और हमें यहाँ पर ये भी देखने को मिलता है कि इनके नेबरहुड में आग लग गई थी, मगर इसको इग्नोर करके टिम और ओलिविया आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हुए ओलिविया इस बात को रिवील करती है कि वो एक छोटी सी खूबसूरत सी पिंक कलर की वैन लेकर आई है, जहाँ हमें ये भी पता चलता है कि जब इन दोनों का रिलेशनशिप बहुत अच्छा चल रहा था तब ये लोग इस वैन को ऑन करते थे। इस वैन में बैठने के बाद ओलिविया टिम के साथ ये प्लान कर रही होती है कि वो यहाँ पर दोनों अपनी जॉब्स को छोड़कर पेरिस शिफ्ट हो जाएंगे और इस ट्रॉमा से निकलने के लिए इधर उधर घूमकर वो अपने रिलेशनशिप को थोड़ा बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे। और यहाँ पर ओलिविया बताती है कि वो ऑलरेडी अपनी जॉब को छोड़ चुकी है। इस पर टिम ओलिविया से बहस करता है कि वो ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि उसको अपनी गेम को मुकम्मल करना है। और इस बात को सुनकर ओलिविया बहुत ज्यादा नाखुश थी। जब अगली सुबह टिम उठता है तो वो देखता है कि ओलिविया अकेले ही पेरिस जाने की तैयारी कर रही है और उसने अब हमेशा के लिए टिम को छोड़ने का फैसला कर लिया है। अब सुबह सवेरे आखिरी बार ओलिविया अपने कमरे का जायजा लेते हुए ओलिविया जैसे ही दरवाजे की तरफ चलती है वो दरवाजा खोलने की कोशिश करती है, मगर दरवाजा हिलता ही नहीं। ओलिविया पहले तो सोचती है कि शायद लॉक लग गया होगा, लेकिन जब वो और ज्यादा जोर लगाती है तो उसे समझ आता है कि दरवाजा किसी और चीज से बंद है। वो खिड़की के पास जाकर पर्दा हटाती है, लेकिन उसे सामने सिर्फ काली चमकदार मेटल जैसी पत्थर की दीवार नजर आती है। अब इस अजीब सी मेटल जैसी दीवार को हम पूरी मूवी में ब्रिक का नाम देंगे क्योंकि मूवी का नाम है ब्रिक। ये दोनों देखकर हैरान हो जाते हैं क्योंकि घर की हर ओपनिंग पर ये ब्रिक आ चुकी थी, इवन कि इनके घर के हर दरवाजे और हर खिड़की पर भी। अब ये दोनों परेशानी में इस ब्रिक को तोड़ने के लिए ड्रिल भी करते हैं, मगर उस दीवार पर एक स्क्रैच तक नहीं आता। अब यहाँ पर हैरान कर देने वाली बात तो ये थी कि जब ये अपने घर की नॉर्मल दीवारों को तोड़ने की कोशिश करते थे तो उन दीवारों के पीछे भी ये ब्रिक थी और अब ऐसा लग रहा था कि इस ब्रिक ने पूरी बिल्डिंग को बाहर से घेर लिया है। और अब इसी के चलते इनके मोबाइल फोन्स पर ना ही कोई कनेक्शन आ रहा था और ना ही कोई सिग्नल्स। हाँ, मगर उस ब्रिक में कुछ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जरूर थे क्योंकि फोन को उस ब्रिक के पास ले जाने पर फोन ग्लिच कर रहा था। इसी के दौरान टिम और ओलिविया को अपने साथ वाले फ्लैट से कुछ आवाजें सुनाई देती हैं, जिस पर ये फ्लैट के बीच वाली दीवार को ड्रिल करते हैं। अब उस फ्लैट में भी 2 लोग फंसे हुए थे जिनका नाम मार्विन और एना था, जो कि दोनों बार्सिलोना से थे और यहाँ पर घूमने के लिए आए थे। मगर अब ये दोनों भी इस ब्रिक की वजह से इसी फ्लैट में फंस चुके थे। मगर यहाँ पर एक बात रिवील करती जाऊँ कि इस बिल्डिंग के अंदर आप किसी भी एक फ्लैट से दूसरे फ्लैट की तरफ जा सकते हैं, किसी भी एक फ्लोर को तोड़कर दूसरे फ्लोर पे जा सकते हैं, मगर ये ब्रिक सिर्फ हर उस जगह पर मौजूद होगी जहाँ से आप इस बिल्डिंग के बाहर जाने का सोचेंगे, जैसे कि मेन डोर्स और विंडोज वगैरह। यहाँ पर ओलिविया और टिम ये डिस्कवर करते हैं कि हर ब्रिक जो किसी भी अपार्टमेंट के डोर को कवर कर रहा है, इसमें 4 ऐसे स्क्वायर एरियाज हैं जिसमें मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा हाई है। अब टिम और ओलिविया अपने घर में तमाम मेटल की रखी हुई चीजें चिपका देते हैं, जैसे कि चाकू, कैंची वगैरह। अब ये देखते हैं कि उस मेटल की दीवार में सिर्फ 4 ऐसी जगह हैं जहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड हाई है। अब ये इसी बारे में सोच रहे होते हैं, अभी वो दीवार उन तमाम स्पून्स और नाइफ्स को इनकी तरफ वापस जोर से फेंक देती है, जिसकी वजह से टिम को काफी चोट लग जाती है और यहाँ पे ओलिविया उसकी बैंडेज कर रही होती है। इसके बाद टिम उस सुराख से साथ वाले फ्लैट में झांक कर देखता है, जहाँ पर उसको पता चलता है कि मार्विन ड्रग्स लेके हाई हो चुका है। इसलिए टिम उस दीवार में इतना सुराख करता है कि एक इंसान के जाने की जगह बन सके। फिर वो मार्विन के फ्लैट में जाता है और जाकर उसकी मदद करता है। मार्विन को कंट्रोल करने की कोशिश करता है, उसके हाथ पैरों को बांध देता है। मार्विन असल में कोई बुरा इंसान नहीं था, बस उसको ड्रग्स लेने की आदत थी, जिसके चलते वो अपना कंट्रोल खो बैठता था। अब वहाँ पे टिम को उसी रूम में एक हथौड़ा मिलता है जिससे वो ब्रिक को तोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन इस बार भी उस ब्रिक के ऊपर एक स्क्रैच तक नहीं आया था। यहाँ पर ओलिविया ये चीज याद करती है कि ये बिल्डिंग असल में 1897 में बनी थी और इस बिल्डिंग में एक अंडरग्राउंड बंकर भी था जो कि शहर के सुरंग के साथ कनेक्टेड होती है। यहाँ पर ओलिविया के दिमाग में एक आइडिया आता है कि वो एक के बाद एक फ्लोर तोड़ने के बाद किसी तरह से ग्राउंड फ्लोर तक पहुँच जाएगी और उस बंकर में जाने के बाद वो किसी तरह से उस सुरंग से बाहर निकल सकेंगे। अब ये लोग अपना काम शुरू करते हैं और सेकंड फ्लोर तोड़ने के बाद फर्स्ट फ्लोर पर जाते हैं ताकि वो उस बंकर में पहुंचकर उस सुरंग की मदद से बाहर का रास्ता तलाश कर सकें। अब जब ये सब फर्स्ट फ्लोर तक पहुंचते हैं, फर्स्ट फ्लोर पर लिया नामी लड़की और उसके ग्रैंडफादर ऑसवल्ड रहते थे और बाकी सब फ्लैट्स की तरह इनका फ्लैट भी ब्रिक से कवर था। लिया के
ग्रैंडफादर ऑसफोर्ड यहाँ पे गन निकाल कर सबको धमकाने लगते हैं, क्योंकि ग्रैंडफादर को ये लगता था कि अगर हमेशा के लिए यहाँ पे ये लोग फंस गए हैं तो खाने का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। और ऑसफोर्ड अपनी चीजों को प्रोटेक्ट कर रहे थे, जहाँ पर लिया उनको चिल होने के लिए बोलती है। इसके बाद ये सभी फर्स्ट फ्लोर को तोड़ना शुरू करते हैं ताकि वो ग्राउंड फ्लोर तक पहुँच सके। यहाँ पे टीम ये ऑब्जर्व करता है कि जब वो सेकंड फ्लोर को तोड़ रहे थे तो वहाँ पर स्मोक डिटेक्टर भी टूटा था और उसके अंदर एक कैमरा लगा हुआ था, जिसका मतलब था कि हर एक फ्लोर के स्मोक डिटेक्टर में कैमरा लगा हुआ था और इनकी हर एक हरकत नोट हो रही थी। इसके बाद ये फर्स्ट फ्लोर को तोड़ने के बजाय साथ वाले फ्लैट की दीवार को तोड़ते हैं, क्योंकि वहाँ पे फ्रीडमैन रह रहा था और उसी ने तो ये रेनोवेशन करवाई थी और जरूरी है कि कैमरास भी उसी ने लगवाए होंगे। जब ये फ्रीडमैन के अपार्टमेंट में जाते हैं तो ये देखते हैं कि उसकी तो मौत हो चुकी है। और यहाँ पर सबसे चौंका देने वाली बात तो ये थी कि फ्रीडमैन के हाथ भी किसी ने काट दिए थे। यहाँ पर टिम की नजर उसके मोबाइल फोन पे पड़ती है जो कि अनलॉक था। उस फोन के अंदर टिम को ब्रिक की काफी सारी फोटोज नजर आती हैं, जिससे यही मालूम हो रहा था कि फ्रीडमैन उस ब्रिक को तोड़ने की कोशिश कर रहा था और इसी ब्रिक को तोड़ने की वजह से उसकी ये हालत हुई थी। इसके बाद ये सभी इस फ्लोर को तोड़ने की कोशिश कर रहे होते हैं कि अचानक से वो फ्लोर खुद ही नीचे गिर जाता है और इसी के चलते बहुत सारे लोग भी उस फ्लोर से नीचे गिर जाते हैं। नीचे गिरने की वजह से इनको ज्यादा चोट तो नहीं लगती, लेकिन ग्राउंड फ्लोर पर ये एक आदमी से मिलते हैं जिसका नाम यूरी था, जो कि काफी ज्यादा ही रिलैक्स था। यहाँ पर यूरी इनको बताता है कि वो इस अपार्टमेंट के ऑनर एंटोन का दोस्त है और इस ब्रिक के आने की वजह से एंटोन को हार्ट अटैक हुआ था, क्योंकि एंटोन के हार्ट में पेस मेकर लगा हुआ था और इस ब्रिक के अंदर से मैग्नेटिक फील्ड निकलने की वजह से पेस मेकर खराब हो गया होगा, जिसकी वजह से एंटोन की डेथ हो गई। यूरी की कुछ बातें लॉजिकल तो थी, मगर इन सबको उसकी बिहेवियर की वजह से उस पर यकीन नहीं आ रहा था। जबकि एंटोन की डेड बॉडी भी रूम के अंदर पड़ी हुई थी। यहाँ पे यूरी अपने हालात को जाहिर करते हुए बताता है उसके हिसाब से ये ब्रिक एक प्रोडक्शन लेयर है जो कि ह्यूमैनिटी को बचाने के लिए बनाई गई है। फिर वो कहता है कि बिल्डिंग की बाहर की दुनिया में जरूर कोई एलियन अटैक या न्यूक्लियर अटैक हुआ होगा या फिर कोई एयर अटैक भी हो सकता है। जरूर बाहर कुछ तो गलत हुआ होगा, इससे हमें बचाने के लिए ये प्रोटेक्शन लेयर ओपन हो गई है और ये ब्रिक इतनी ज्यादा एडवांस है कि शायद किसी भी अटैक से हमें प्रोटेक्ट कर सकती है। इसलिए बाहर जाने में किसी भी किस्म का खतरा हो सकता है, इसलिए हमें अंदर रहकर यहाँ पे चिल करना चाहिए। मगर वहाँ के बाकी लोग यूरी की बात से इत्तेफाक नहीं करते और वो ग्राउंड फ्लोर को तोड़कर नीचे शेल्टर तक पहुँच जाते हैं। मगर अब शेल्टर में पहुँचने के बाद ये बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट हो जाते हैं, क्योंकि शेल्टर के बाहर भी वो ब्रिक मौजूद थी, जिससे साफ जाहिर था कि वो अब इस बिल्डिंग से बाहर नहीं जा सकते। जिसको देख मार्विन बहुत ज्यादा चीखने चिल्लाने लगता है। ग्रैंडफादर उसको शांत करने के लिए अपनी गन निकाल कर मार्विन के ऊपर तानते हैं, मगर मार्विन गुस्से से वो गन खींचकर उस ब्रिक के ऊपर गोलियां चलाने लगता है। अब क्योंकि ब्रिक तो मैग्नेटिक थी, इसलिए वो तमाम बुलेट्स को रोक लेती है और फिर अचानक उन सभी बुलेट्स को रिपल करती है, जिस पर टिम उन सबको नीचे झुक जाने को बोलता है। टिम की बात सुनकर सभी लोग नीचे झुक जाते हैं सिवाय ग्रैंडफादर के, और वो बुलेट सीधा जाके ग्रैंडफादर को लगती है, जिसकी वजह से उनकी मौत हो जाती है। ग्रैंडफादर के मरने की वजह से लिया यहाँ पर बहुत बुरी तरीके से टूट जाती है और वो इसके लिए मार्विन को ब्लेम करती है। और यहीं पर हम देखते हैं कि फर्स्ट फ्लोर पर यूरी बैठकर इनकी तरफ मुस्कुरा रहा होता है। अब ये सभी लोग ग्राउंड फ्लोर पर हार मानकर बैठ जाते हैं, मगर यूरी इनको ये कन्विंस कर रहा होता है कि बाहर जाना इनके लिए खतरा है, इनको अंदर ही बैठना चाहिए। अब यहाँ पर ये सभी लोग बैठकर अपनी जिंदगी की दुख भरी कहानियां शेयर करते हैं एक दूसरे के साथ, जिस पर लिया भी बताती है कि जब वो 2 साल की थी तो उसके मॉम की भी डेथ हो गई थी और आज उसके ग्रैंडफादर भी चल बसे। यहाँ पर यूरी भी बताता है कि वो एक पुलिस वाला है और बातें शेयर करते हुए टिम और ओलिविया की मिसकैरेज वाली बात भी सामने आ जाती है, जिसको लेके इन दोनों के दरमियान फिर से बहस हो जाती है। कुछ देर के बाद फिर से हिम्मत ना हारते हुए ये बाहर निकलने के लिए सोचते हैं। इन सभी को यहाँ पर एंटोन के कुछ बनाए हुए नोट्स मिलते हैं, जिनको समझना काफी ज्यादा मुश्किल था। इन नोट्स के ऊपर कुछ साइंटिफिक वैल्यूज लिखी हुई थी, मगर इन नोट्स के ऊपर बनाई हुई ड्राइंग से ये पता चल रहा था कि एंटोन इस ब्रिक को तोड़ने की कोशिश कर रहा था। अब यहाँ पर ओलिविया को एंटोन का एक कार्ड मिलता है, जिससे हमें ये पता चलता है कि वो एप्सिलॉन नैनो डिफेंस कंपनी में काम किया करता था और ये कंपनी उसी हार्बर स्ट्रीट में थी जहाँ पर आग लगी थी। अब यहाँ पर ये भी पॉसिबल हो सकता है कि आग इसी एप्सिलॉन कंपनी में लगी हो, और ये भी हो सकता है कि इन ब्रिक्स का अपने आप हर जगह पर आ जाना इसी कंपनी से रिलेटेड हो, और शायद इसीलिए एंटोन ने ये सब ड्राइंग्स बनाई थी ताकि वो इस ब्रिक को खोल सके, क्योंकि वो इसी कंपनी में काम किया करता था। यहीं पर टिम एक हिडन रूम फाइंड करता है जो बाकी सारे रूम से छोटा होता है। अभी इनको इस रूम को अनलॉक करने का रिमोट भी मिल जाता है। रिमोट के ऊपर फिंगरप्रिंट्स देखकर टिम काफी सोचने के बाद कुछ कॉम्बिनेशंस लगाता है, जिससे फाइनली वो डोर ओपन हो जाता है। अब जैसे ही इस रूम के अंदर इंटर होते हैं तो ये देखते हैं कि इस रूम के अंदर पूरा कंप्यूटर सिस्टम था और वहाँ पर बहुत सारे कैमरास और स्क्रीन पर डिफरेंट कैमरास के फीड भी थे, और ये सब वही कैमरास थे जो अपार्टमेंट के अंदर स्मोक डिटेक्टर में लगे हुए
हुए थे। अब ये सभी लोग उस रिकॉर्डिंग को चेक करना शुरू करते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि लिया एंटोन के रूम में अकेली थी। वो एंटोन के बने नोट्स चेक कर रही थी। फिर वो अचानक उसके गले में लिपटा हुआ स्कार्फ हटाती, जिसके मार्क्स देखकर साफ नजर आ रहा होता है कि एंटोन हार्ट अटैक से नहीं बल्कि उसको किसी ने जान से मारा है। और ये बात तो साफ थी कि यूरी के अलावा ऐसा और कौन कर सकता है, क्योंकि उसके साथ सिर्फ यूरी ही था। अब इससे पहले कि लिया नीचे जाकर उन सबको बताती, यूरी आकर उसको अपने रास्ते से हटा देता है और यहाँ पर लिया की भी डेथ हो जाती है। बाकी के सब लोग उसी हिडन रूम में रिकॉर्डिंग चेक कर रहे थे। फिर अचानक मार्विन को लिया का ख्याल आता है, इसलिए वो एंटॉम के रूम में उसे ढूंढने आता है और यहाँ आकर वो लिया को मरा हुआ देखता है। यहाँ यूरी मार्विन पे भी हमला कर देता है। इससे पहले कि उसको मार देता, यूरी मार्विन को मारने ही वाला होता है कि दूसरी तरफ रिकॉर्डिंग में सभी लोग देख लेते हैं कि यूरी ने ही एंटॉम को मारा है। फिर वो फौरन भागकर एंटॉम के रूम में आते हैं। यहाँ आकर वो ना ही सिर्फ मार्विन को बचाते हैं बल्कि यूरी को भी बंदी बना लेते हैं। मगर इतनी देर में यूरी ने एंटॉम के सभी नोट्स को जला दिया था। ये सभी लोग यूरी को मारना शुरू करते हैं और उससे बाहर निकलने का सीक्रेट पूछते हैं, मगर यूरी टस से मस्त नहीं होता और उनको कुछ भी नहीं बताता। ये लोग एंटॉम के रूम की रिकॉर्डिंग चेक करते हैं, जिसमें ये देखते हैं कि एंटॉम किसी किस्म की कोडिंग कर रहा था और उसने वो कोड अपने मोबाइल में ट्रांसफर किया था। बेसिकली ये कोडिंग किसी ऐप के लिए थी जिसकी मदद से इस ब्रिक को ओपन किया जा सकता था, मगर इससे पहले कि उसके फोन में चेक कर पाते यूरी ने इसका मोबाइल भी तोड़ दिया था। मगर फिर भी टिम हार ना मानते हुए उसके मोबाइल को किसी तरह से रिकवर करता है और उसकी तमाम कोडिंग अपने फोन में ट्रांसफर करता है। अब फाइनली उसके फोन में एप्सिलॉन की ऐप चल पा रही थी और ये ऐप इस तरह से ब्रिक को स्कैन कर पा रही जिस तरह से हम किसी क्यूआर कोड को स्कैन करते हैं। अब यहाँ पर ब्रिक के 4 स्क्वायर्स को ऐप हाईलाइट कर रही थी और हर हाईलाइट पर टच करने से फोन फ्लैश होता था। अब उस ऐप के चारों स्क्वायर्स पे टच करने पे वो ब्रिक अपने आप लिक्विडिफाइड हो जाता है। एना जैसे ही उस ब्रिक को टच करती है तभी एकदम से वो ब्रिक दोबारा से सॉलिडिफाइड होने लगता है। यहाँ पे सब लोग बहुत कोशिश करते हैं एना को बाहर खींचने की, मगर ब्रिक उसको अपनी तरफ अंदर खींच रही थी। अब जैसे ही ब्रिक अपनी असल फॉर्म में आती है एना की बॉडी इसी तरह कट जाती है, जिससे एना की भी वहीं पर मौत हो जाती है। मार्विन को ये देखकर बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो गन उठाकर यूरी पर चला देता है, क्योंकि यूरी उस वक्त उन सबको देख उन पर हंस रहा था और वो उनको इस तरह से देखकर एंजॉय कर रहा था। बाद मार्विन खुद को भी उसी गन से मार देता है। फिर हमें यहाँ पर ये चीज रियलाइज होती है कि फ्रीडमैन भी इसी ब्रिक को खोलते हुए उसकी जान गई थी, क्योंकि उसके भी दोनों हाथ कटे हुए थे। अब इस टाइम भी सिर्फ टिम और ओलिविया ही जिंदा रह गए और वो यहाँ पर बैठ के अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की कोशिश कर रहे होते हैं। यहाँ पर टिम को भी अपनी गलती का एहसास हो जाता है कि वो वाकई ओलिविया से दूर होने लगा था। इसके बाद ये दोनों डिसाइड करते हैं कि ये दोनों अपने रिश्ते को एक और चांस देंगे। इन्हीं सब बातों के चलते टिम को एक आइडिया आता है, इस ऐप में जो स्केयर्स दिख रहे हैं उनको एक पर्टिकुलर ऑर्डर में ही प्रेस करना होगा। अब यहाँ पर टिम दोबारा से एंटॉम की फुटेज देखता है, जहाँ पर हम उसके फोन में फ्लैशेस भी देख सकते थे। यहाँ ओलिविया और टिम ये ऑब्जर्व करते हैं कि कितने फ्लैशेस पहले हुए थे और कितने बाद में, जिनसे इनको समझ आने लगती है कि किस ऑर्डर में इनको ये स्केयर्स को प्रेस करना है। आखिरकार इन दोनों को वो सीक्वेंस मिल ही गया था और अब ये दोनों ब्रिक को ओपन करने के लिए रेडी थे। मगर यहाँ पर हम देखते हैं कि यूरी फिर से जिंदा हो जाता है, जिसका मतलब था कि गोली लगने के बाद भी वो मरा नहीं था बल्कि सिर्फ बेहोश हो गया था। वो फिर से उठकर इन दोनों पर हमला कर देता है, मगर ये दोनों खुद को किसी तरह छुड़वा कर बेसमेंट में भागते हैं और यहाँ पर ओलिविया उसी बताए हुए सीक्वेंस को प्रेस करती है, जिससे वाकई वो ब्रिक ओपन हो गई थी। मगर यहाँ पर यूरी ऑलमोस्ट टिम को मारने ही वाला था। इस पॉइंट पर अगर ओलिविया चाहती तो वो टिम को छोड़कर भाग के जा सकती थी, मगर ओलिविया भागने के बजाय टिम को बचाने के लिए वापस आती है और फिर वो यूरी पे बहुत बुरे तरीके से हमला करके उसको गिरा देती है। अब फाइनली ये दोनों उस बिल्डिंग से बाहर निकल आए थे, मगर बाहर आने पे ये लोग देखते हैं कि इस शहर की हर बिल्डिंग उसी ब्रिक से कवर थी और पूरे का पूरा शहर सुनसान था। अब वहाँ पर ओलिविया को उसकी वैन दिखती है जो कि वो खरीद कर लाई थी। इस वैन को लेके ये लोग यहाँ से निकल जाते हैं। वहीं बैकग्राउंड में हम दूसरे नेशंस के हेलीकॉप्टर्स को देखते हैं जो कि ये पता लगाने की कोशिश कर रहे थे कि आखिर इस शहर में हुआ क्या है। तभी अनाउंसमेंट में हम ये सुन पाते हैं कि एप्सिलॉन कंपनी में आग लगने की वजह से सीरियस डिफेंस सिस्टम ऑन हो गया है और इसी वजह से इन ब्रिक्स ने पूरे शहर को कवर कर लिया है और घर के तमाम लोग अंदर फंसे हुए हैं। अब वहाँ की अथॉरिटीज इस मसले को हल करने की पूरी कोशिश कर रहे होते हैं और यहीं पर मूवी का एंड हो जाता है।